नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली जाती है। वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपये दिए। ये घर सईद के घर से बेहद नजदीक था। रॉ के एजेंट नावेद के घर आने जाने लगे। नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। धमाके की आवाज सुनते ही सईद पूरी तरह घबरा जाता है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा असाधारण रूप से कड़ी थी। आधी रात को एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है। गाड़ी से उतरते हैं रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल होती है जिस पर लाल अक्षरों में लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल। करीब 15 मिनट इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं कि इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई। सामंत गोयल कहते हैं, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। हफीज सईद 26 नवंबर का मास्टरमाइंड जिसके वजह से मुंबई में की मासूम लोग मारे गए थे। हफीज सईद का नाम सुनकर प्रधानमंत्री ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली जाती है। टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, NSA अजीत डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल मौजूद होते हैं। गोयल फाइल खोलते हैं और हाफिज सईद की तस्वीरें, वॉइस सैंपल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि अब UN में गुहार लगाने या अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव बनाने का समय निकल चुका है। अब भारत को खुद ऑपरेशन करना होगा। जैसे ही ऑपरेशन शब्द सुनाई देता है, प्रधानमंत्री पूछते हैं कि ऑपरेशन से उनका क्या मतलब है। गोयल साफ शब्दों में जवाब देते हैं कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके ISI आकाओं के सामने मौत के घाट उतारा जाएगा। मीटिंग में बैठे अजीत डोभाल कुछ पल सोचते हैं और फिर कहते हैं कि सईद को मारने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं। कमरे में फिर सन्नाटा छा जाता है। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। इसी पल 26/11 के बाद पहली बार एक अधूरी कसम ने आकार लेना शुरू किया। इसी कसम का नाम था ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास सिर्फ एक ठोस जानकारी थी, हफीज सईद की लोकेशन। लेकिन यही जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। सईद को पाकिस्तान की जमीन पर जाकर खत्म करना आसान नहीं था। वो लाहौर के पौश इलाके जोहार टाउन में रहता था, जहां उसकी सुरक्षा किसी किले से कम नहीं थी। 24 घंटे पाकिस्तान पुलिस की तैनाती, CCTV निगरानी और सीमित आवाजाही। सईद के घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। सीधे ऑपरेशन का मतलब था अंतर्राष्ट्रीय संकट। रॉ को समझ आ गया था कि अगर सीधा वार संभव नहीं है तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। इसके लिए जरूरी था सईद के घर के बेहद पास एक सुरक्षित और भरोसेमंद लोकल बेस। ऐसा ठिकाना जो शक के दायरे में न आए लेकिन हर गतिविधि पर नजर रख सके। कहानी यहीं से एक अलग मोड़ लेती है। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से दुबई की एक जेल में बंद था। वजह मामूली थी, एक छोटी सी चोरी। नावेद एक आम आदमी था, कोई आतंकी नहीं, कोई एजेंट नहीं। एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुले। नावेद को बेल मिल गई थी। बेल कराने वाला आदमी था वासे। जेल से बाहर निकलते ही नावेद ने हैरानी में पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की। वासे ने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। नावेद उलझन में था। वो जानता था कि ये ऑफर असामान्य है, लेकिन पैसों की सख्त जरूरत ने उसकी शंकाओं को दबा दिया। कुछ ही समय बाद वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपये दिए। ये रकम नावेद के लिए जिंदगी बदल देने वाली थी। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आया। यहीं से रॉ की योजना जमीन पर उतरने लगी। एक दिन वासे का फोन आया। निर्देश साफ थे, लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेना है। नावेद ने बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये घर सईद के घर से बेहद नजदीक था, इतनी नजदीक कि वहां से उसकी गतिविधियों पर नजर रखना संभव हो सके। नावेद को यह नहीं बताया गया था कि वासे असल में कौन है। सच्चाई ये थी कि वासे रॉ का एजेंट था। जो बेस रॉ महीनों से ढूंढ रही थी वो अब नावेद के घर के रूप में मिल चुका था। इसके बाद रॉ के एजेंट अलग अलग समय पर नावेद के घर आने जाने लगे, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी कुछ हफ्तों के लिए। नावेद ने कभी सवाल नहीं किए, वो वही करता रहा जो वासे कहता था। अगले 6 महीनों में रॉ के एजेंट्स ने हफीज सईद की हर गतिविधि को बेहद बारीकी से ट्रैक किया। उसके घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के अंदर कौन आ जा रहा है, किस समय कौन सी हलचल होती है, ये सारी जानकारी मिनट दर मिनट दर्ज की जाती रही। जौहर टाउन में बना वो गुप्त ठिकाना अब पूरी तरह काम करने लगा था। ये सारी इंटेलिजेंस लगातार भारत भेजी जा रही थी। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ सामंत गोयल हर अपडेट पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन अब अपने आखिरी चरण के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस दौरान एक बात किसी के ध्यान में नहीं आई। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। ये उसकी सामान्य दिनचर्या का हिस्सा था, इसलिए रॉ के एजेंट्स ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। उन्हें लगा कि ये एक आम आदमी की आम जिंदगी है। अब प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। लोकेशन, टाइमिंग, सब कुछ तय था। बस एक आखिरी कड़ी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद वासे का नावेद को फोन आया। उसने नावेद को दुबई आने को कहा। वजह नहीं बताई गई। दुबई में दोनों की मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान वासे अचानक एक गंभीर सवाल करता है। वो कहता है
क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद बेपरवाही से जवाब देता है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो हमारे दुश्मन हिंदुस्तानियों को मारते हैं। वासे कुछ पल चुप रहता है, फिर वो कहता है, मैं एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। 26/11 हमले में उस यहूदी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था। अब वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद को मारना चाहता है। ये सुनते ही नावेद हैरान रह जाता है। उसके लिए ये सब किसी फिल्मी कहानी जैसा था। वासे आगे कहता है, मुझे सईद को मारने में तुम्हारी मदद चाहिए। नावेद को ये बात मजाक लगती है। वो साफ कहता है कि वो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन वासे उसे एक और ऑफर देता है। अगर वो मदद करता है तो उसे अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में बसाया जाएगा, साथ ही करोड़ों रुपये भी मिलेंगे। नावेद के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ डर, दूसरी तरफ पैसों और सुरक्षित भविष्य का लालच। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार नावेद हाँ कह देता है। इसके कुछ ही समय बाद नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये इस बात का संकेत था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम मोड़ पर था। कई हफ्तों की गहन सोच विचार और जोखिम के आकलन के बाद रॉ एक निर्णायक नतीजे पर पहुंची। तय हुआ कि हाफिज सईद को कार बम के जरिए निशाना बनाया जाएगा। नावेद के घर में रह रहे रॉ के एजेंट्स ने चुपचाप एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी। इसी गाड़ी के भीतर 300 किलो RDX भर दिया गया। पूरा काम इतनी सफाई से किया गया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। इस कार को नावेद के घर से कुछ दूरी पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पार्क कर दिया गया। वहां न चौकीदार था न कैमरे। इस कार के बारे में नावेद को बिल्कुल पता नहीं थी। अब रॉ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस कार को सईद के घर तक कौन ले जाएगा? यह ऐसा काम था जिसमें ड्राइवर का जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। रॉ को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पैसों के बदले अपनी जान देने को तैयार हो। कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान से एक आदमी को चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। वो बेहद गरीब था, लेकिन एक बात साफ थी, वो मरने से नहीं डरता था। उसे भरोसा दिलाया गया कि ऑपरेशन के बाद उसके परिवार को बड़ी रकम दी जाएगी। अब नावेद के घर में कुल 4 लोग थे, 3 रॉ एजेंट और 1 अफगानिस्तानी। नावेद ने कभी नहीं पूछा कि ये लोग कौन हैं, कहां से आते हैं और क्या करते हैं। वो वही करता रहा जो उसे वासे कहता था। रॉ का प्लान अब तक बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर ऑपरेशन में एक ऐसा पल आता है जहां सब कुछ अचानक बदल जाता है। 13 मई 2021 वासे, जो इस पूरे नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी था, नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाने आया हुआ था। त्योहार के बाद वो अगले ही दिन दुबई लौटने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में अचानक उसे चक्कर आता है। वो संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर पड़ता है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। शुरुआती जांच में डॉक्टरों को पता चलता है कि वो कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित था। कोविड टेस्ट कराया जाता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। हालत तेजी से बिगड़ती है और वासे को ICU में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले 2 दिन वो जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहता है। आखिरकार रॉ का ये जाबाज और बेहद अहम एजेंट दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। जैसे ही ये खबर रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, वहां भूचाल आ जाता है। वैसे सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वही नावेद को संभालता था। उसकी मौत का मतलब था कि पूरा ऑपरेशन फेल। वही दूसरी तरफ नावेद की आदत थी कि वो हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने लाहौर से बाहर निकलता था। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही थी। इस बार नावेद की गाड़ी सीधे एक हाई रैंकिंग ISI ऑफिसर के घर पर जाकर रुकी। असल सच्चाई ये थी कि नावेद कभी पूरी तरह ईमानदार नहीं था। वो शुरू से ही वासे पर शक करता आ रहा था। शुरुआत में यह शक हल्का था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, यह शक गहराता चला गया। और जिस दिन वासे ने उसके सामने हफीज सईद को मारने की बात कही, उसी दिन नावेद का शक यकीन में बदल गया। नावेद समझ चुका था कि वो किसी बेहद खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है। इसी जानकारी को वो चुपचाप पाकिस्तानी एजेंसियों तक पहुंचा देता है। ये खबर बेहद सेंसिटिव थी और इसके असर तुरंत दिखने लगे। रॉ तक जैसे ही ये इनपुट पहुंचता है, हालात पल भर में बदल जाते हैं। एजेंसी बिना एक पल गवाए आदेश देती है कि जौहर टाउन वाले घर से सभी एजेंट्स को तुरंत निकाल लिया जाए। कुछ ही घंटों में वो घर खाली कर दिया जाता है। इसके बाद ISI के लोग उस इलाके की छानबीन करती है, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। अब रॉ के सामने सबसे बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। महीनों की मेहनत, रिस्क और तैयारी, सब कुछ दांव पर लगा था। सवाल सिर्फ एक था, क्या ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए या यहीं रोक दिया जाए। इस गंभीर मुद्दे पर एक बार फिर रॉ की एक अहम मीटिंग होती है। मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होते हैं। आखिरकार फैसला लिया जाता है, ऑपरेशन जारी रहेगा। अब कहानी अपने अंतिम अध्याय में दाखिल होती है। जून 2021, लाहौर, सुबह के ठीक 11 बजे। रॉ के एजेंट्स अफगान युवक को पूरी सावधानी से ISI की नजर से बचाते हुए उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक लाते हैं। यही वो जगह थी जहां पहले से विस्फोटकों से भरी काली कोरोला गाड़ी खड़ी थी। युवक को एक बार फिर पूरा प्लान विस्तार से समझाया जाता है। कहाँ जाना है, कितनी दूरी है और क्या करना है, सब कुछ। युवक शांत था, उसे पता था कि वो वापस नहीं लौटेगा। कुछ देर बाद काले रंग की कोरोला गाड़ी आगे बढ़ती है। गाड़ी के अंदर 300 किलो विस्फोटक भरा होता है। कार तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ने लगती है
और हाफिज सईद के घर के पास पहुंचती है। सईद के घर से कुछ ही दूरी पहले एक चेक पोस्ट बना हुआ था। वहां खड़े पुलिसकर्मी रोज की तरह ड्यूटी पर थे। अचानक उनकी नजर एक तेज रफ्तार से आती काली कार पर पड़ती है। गाड़ी की रफ्तार सामान्य नहीं थी। पुलिसकर्मी तुरंत हाथ उठाकर गाड़ी को रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते गाड़ी सीधे बैरिकेड से टकरा जाती है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज पूरे जौहर टाउन में गूंज जाती है। आग और धुएं का गुबार आसमान में उठता है। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि हाफिज सईद के घर की एंट्रेंस, लोहे का गेट और सामने का ढांचा पूरी तरह उड़ जाता है। जो इंसान सालों से भारत में मासूम लोगों की जान लेता आया था, उसी के घर आज मौत दस्तक दे चुकी थी। धमाके की आवाज सुनते ही सईद पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। डर के मारे वो अपने घर के अंदर सोफे के नीचे छुप जाता है। उसका शरीर कांप रहा होता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि खतरा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हालांकि इस धमाके में सईद बच जाता है और इसी वजह से ऑपरेशन अलविदा अपने अंतिम उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। लेकिन इस नाकामयाबी के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सईद अब ये समझ चुका होता है कि वो रॉ से बच नहीं सकता। इस घटना के बाद पाकिस्तान में बैठे छोटे बड़े सभी आतंकियों तक एक साफ संदेश पहुंच जाता है। संदेश में कोई शब्द नहीं होते, लेकिन मतलब बिल्कुल साफ होता है। ये नया भारत है। नया भारत जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, नया भारत जो दुश्मन के घर में भी घुस सकता है और चुन चुन कर वार करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन अलविदा भले ही अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल न कर पाया हो, लेकिन उसने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की रूह कंपा दी। अब वो जान चुके थे कि सीमाएं सुरक्षा की गारंटी नहीं है। दोस्तों, ऑपरेशन अलविदा पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।